कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों पर मिली हार की वजह खोजने के लिए आज भोपाल में मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक हो रही है। यह कमेटी भोपाल में बैठकें कर हार के कारणों की वजह पूछने के बाद एआईसीसी को रिपोर्ट सौंपेगी। इस कमेटी के चेयरमैन महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान, उड़ीसा के कोरापुट से सांसद सप्तागिरी उल्का और गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाड़ी सदस्य हैं। कांग्रेस कार्यालय में लोकसभा प्रत्याशियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बता दें कि बैठक से पहले कांग्रेस नेता हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते नजर आ रहे हैं और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक से पहले ही पत्रकारों से बात करते हुए नेताओं ने फैक्ट के रूप में ईवीएम का जिन सामने ला दिया। जरा सुनिए। देखिए, कुछ तो है, ऐसा नहीं था मध्य प्रदेश में भी ऐसा नहीं था, छत्तीसगढ़ में भी इस तरह के हालात नहीं थे, कई राज्यों में इस तरह के हालात नहीं थे। कहीं न कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि हमको जिस तरह से लड़ना चाहिए, हमारी भी कमियां थी, हम उस तरह से कहीं न कहीं हम भी हमारे जो कह सकते हैं कार्यकर्ता नेता विधानसभा चुनाव उसका जो रिजल्ट आया था, उसके बाद जिस तरह से लोग बाग यहाँ से जाने का दौर चला, जिस तरह से डिस्टर्बेंस हुआ, उसका भी एक बहुत बड़ा विषय है। पर वो विषय सारी बातें अंदर चर्चा होगी, उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन हम इसमें नहीं कर सकते हैं। पर विषय गंभीर है और कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं है। चुनाव के विभिन्न कारण हो सकते हैं, परंतु एक प्रमुख कारण मध्य प्रदेश ईवीएम ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत 4-5 राज्यों में एक तरफा ईवीएम का उपयोग करा है। यूपी आपका राजस्थान, जहाँ पर ईवीएम का उपयोग नहीं करते हुए जो ईवीएम पे वो जो सवाल उठ रहे थे कि मोदी जी भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के माध्यम से सरकार बनाती है, उन मुद्दों को भी उन्होंने खत्म करा। चलते चुनाव आरएसएस के खिलाफ बोल के उनका आरएसएस को भी प्रभाव कम करने का प्रयास। मंत्री ये कह रहे हैं, वो जो करते हैं ना रात को, वो सबको सिखा रहे हैं, घर बैठ के पियो। वो रात को पीते हैं, वो दिन को नेतागिरी करते हैं। तो भाई ऐसा है कि कोई भी बात होगा तो ये सबको मंत्री के द्वारा सिखाया जाएगा कि शाम को लो, 1 बाटल पियो, 2 बाटल पियो, ये मेरा क्राइटेरिया फिक्स। बैठक पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा है कि नरसिंह घोटाला मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि परिजनों ने पेट काट काट कर बच्चों की फीस भरी। छोटे छोटे प्यादों को मोहरा बनाया जा रहा है। मंत्री जी का क्या दायित्व था उनसे इस्तीफा लेना? क्यों नहीं लिया जा रहा है? कांग्रेस पार्टी अपनी बात कह चुकी है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जिम्मेदारी नहीं लेती। अब एक बात ये देखने वाली बात है कि यहां जो नेता, जो प्रत्याशी फैक्ट फाइंडिंग यानी कि जो सत्य है, हार के सत्य कारण खोजने के लिए वहां पहुंचे हैं, वो सीधे सीधे बीजेपी ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही की बातें कर रहे हैं। जबकि सोचना ये चाहिए, बताना ये चाहिए कि आखिर क्या फैक्ट था, क्या क्या कारण हो सकते हैं कि हम चुनाव हार गए। लेकिन ये न कह करके जीतू पटवारी जी ने क्या कुछ कहा है, जरा ये भी सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी अपनी बात कह चुकी है। इस सरकार ने इतने घपले और घोटाले किए, दायित्व लेती ही नहीं है, जिम्मेवारी लेती ही नहीं है। अरे इतना बड़ा कांड हुआ जिसमें लगभग 20 लाख से ऊपर बेटियां, जो बेटे नर्सिंग की एग्जाम दे रहे थे, शिक्षा ले रहे थे, उसने अपनी फीस पेट काट काट के भरी। अभी वो रोड पे असहज है। वो बात महत्वपूर्ण है, उनके भविष्य को लेके महत्वपूर्ण है। जो इतना बड़ा क्राइम जिन लोगों ने किया, उसमें छोटे छोटे प्यादों को मोहरा बनाया जा रहा है। मंत्री का क्या दायित्व था? मंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं लिया? ये बातें इधर उधर की सब अपनी जगह है। जांच होगी तो बड़े मगरमच्छ भी छूटने नहीं चाहिए। ये छोटी छोटी मछलियों से कुछ नहीं होगा। तो अभी आपने सुना कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने 1-to-1 करने जा रहे हार के कारणों को गिनाने जा रहे नेताओं ने क्या कुछ कहा। 2 कारण हो सकते हैं इसके। पहला कारण ये कि हम पहले ही क्यों बताएं, वहां पर बताएंगे, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने बताएंगे,
और वहां पर जो निर्णय होगा उसके बाद पत्रकारों को बताया जाएगा। तो या तो घुमाने की बात होगी या फिर जैसे कांग्रेस हमेशा दुविधा में रहती है, उसके नेता हमेशा दुविधा में रहते हैं, उसी दुविधा का प्रदर्शन है ये। क्या है ये, यही जानने के लिए हमारे संवाददाता कांग्रेस कार्यालय पहुंचे हैं, सत्यम शर्मा हमारे संवाददाता, और उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में ये जो नेता, जो हारे हुए नेता, प्रत्याशी वहां जो पहुंच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये बयानों से तो कुछ अलग ही दिखता है। जी सत्यम, मेरी जी देवेंद्र जी, मैं बता दूं, आज सुबह से ही जो लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस के बनाए गए थे, उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया था। पृथ्वीराज चौहान जो कांग्रेस से जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के 3 लोग मध्य प्रदेश में आए हुए हैं, सत्यगिरी उल्का, पृथ्वीराज चौहान और जिग्नेश मेवाड़ी, तीनों ही मौजूद है इस समय कांग्रेस कार्यालय में। और साफ तौर पर जितने प्रत्याशी आ रहे हैं, और हमने जब बात की है, चाहे कांतिलाल भूरिया हो, चाहे दिलीप सिंह गुर्जर हो, चाहे कमलेश्वर पटेल हो, सीधी से चुनाव लड़ते, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो ईवीएम है उस पर निश्चित तौर पर गड़बड़ी की गई है और ईवीएम पर ध्यान न जाए, इसलिए लोगों कई जगह पे ईवीएम की भी गड़बड़ी हुई है। और कई जगह पे देखने को ये मिला है कि पुलिस और प्रशासन हमें अब कहीं न कहीं बीजेपी को जिताने की कोशिश कर रहा था। तो इसको लेकर यादव सिंह यादव ने विधि जब गुना से उनसे बात हुई, तो उन्होंने भी साफ तौर पर बयान दिया कि उनके क्षेत्र में महिलाओं के साथ मारपीट की गई, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जो कांग्रेस के मतदाता थे, उनके साथ मारपीट की गई है। तो साफ तौर पर आरोप लगाते, इसके साथ साथ ही ईवीएम को लेकर कमलेश्वर पटेल, दिलीप सिंह गुर्जर और कांतिलाल भूरिया ने भी साफ तौर पर कहा है, कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि वहां पर जब लहर कांग्रेस की चल रही थी और माना जा रहा था, वहां राजनाथ सिंह भी पहुंचे थे और राजनाथ सिंह वहां से नाराज होकर वापस लौटे थे। माना जा रहा था कि वहां कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा क्या हुआ है कि वहां कांग्रेस हार गई। इन सब बातों को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। हालांकि जब हमने ये सवाल किया कि क्या फंडिंग की कमी रही है, क्या अंतर कलह रहा है, तो उन्होंने साफ तौर पर इससे मना किया कि अंतर कलह की कोई ऐसी बात नहीं रही है और ना ही फंडिंग की कोई कमी हुई रही है। फंडिंग भरपूर मात्रा में हुई है और अंतर कलह बिल्कुल नहीं थी, सबने मिलजुल कर चुनाव लड़ा है। लेकिन जो ईवीएम है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है और इसके साथ साथ कमियां सब में होती है। और ईवीएम को जिस तरह से सेटल किया गया, उससे ध्यान भटकाया गया है पुलिस और प्रशासन को उपयोग। अभी तो ये आपस में ये मीडिया के दौरान चर्चा हुई, इन सब बातों को लेकर बताया गया। वही अभी देखिए जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक है वो चल रही है, जिसमें तमाम लोकसभा प्रत्याशी, कुछ लोकसभा प्रत्याशी भी बाकी हैं, क्योंकि देखिए कमलनाथ आउट ऑफ इंडिया, इसलिए वो यहाँ पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो बैठक हो रही है उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। इसके साथ साथ दिग्विजय सिंह भी शायद नहीं पहुंचे हैं। तो 10-12 जो लोकसभा प्रत्याशी थे, करीब 12-15 प्रत्याशी यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय में पहुंच चुके हैं। उनकी बैठक जारी है, 1-to-1 चर्चा की जा रही है और हार के कारणों का पता लगाया जा रहा है। अगर अंतर कलह होगी तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कार्रवाई की भी बात होगी। अगर जी जारी रखिए, आप जारी रखिए। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, देखिए अगर अंतर कलह की बात आएगी और उस समय जो कार्यकर्ता, जो नेता सक्रिय ले रहे हैं, जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया है, उस पर भी हो सकता है गाज गिरे और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में की रिपोर्ट देखिए सेंट्रल लेवल पर जाएगी, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जाएगी, वहां से कोई ना कोई एक्शन होगा और जो जवाबदार इसमें होंगे, जो जिम्मेदार होंगे उस पर हो सकता है उन पर कार्रवाई हो। चुकी देखिए पहले भी कांग्रेस कह चुकी है, जो अक्रिय कार्यकर्ता है, जो सक्रियता नहीं निभा रहे हैं, सिर्फ नाम मात्र के पद लेकर बैठे हैं, उनको पार्टी अब बाहर का रास्ता दिखाएगी, उन पर कोई न कोई कार्रवाई की जाएगी। उसको लेकर पहले भी कार्रवाई देखने को मिली है, चाहे युवा कांग्रेस की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, तो लगातार कार्रवाइयों का दौर भी जारी है। और फिलहाल तो जो बैठक चल रही है उसमें हार का मंथन किया जा रहा है, क्या वजह रही है और वजह भी साफ वही बात है ना, जो प्रत्याशी, वही बात है कि 29 लोकसभा की सीटें मध्य प्रदेश में हैं, 29 की 29 सीटें हार चुके हैं। 10:30 बजे से बैठक थी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की और इसमें सभी प्रत्याशियों को आना था और आप बता रहे हैं मात्र 12 प्रत्याशी ही पहुंचे हैं वहां पर, जो कि हारे हुए हैं। ऐसे में क्या लगता है कि जो प्रत्याशी हारे हुए हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, इस बैठक के प्रति गंभीर हैं? नहीं, निश्चित तौर पर देवेंद्र जी देखिए अभी बैठक शुरू हुई है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान, सत्यगिरी उनका जो सांसद है, उसके साथ जिग्नेश मेवाड़ी जो विधायक है,
वो यहाँ पर बैठक में मौजूद है और धीरे धीरे करके लोकसभा प्रत्याशी भी पहुंच रहे हैं। तो करीब करीब अभी 12-15 प्रत्याशी पहुंच गए हैं और उनसे 1-to-1 चर्चा हो रही है। 1-to-1 चर्चा होगी तो कुछ न कुछ समय लगेगा। इसी दौरान कहीं ना कहीं बाकी प्रत्याशी भी जो लोकसभा प्रत्याशी है वो पहुंच जाएंगे। फिलहाल तो जो कांग्रेस की रणनीति है वो है कि किस तरह हार हुई है, क्या वजह रही है, उन वजहों पे पता लगाना है और उन वजहों को ओवरकम करने के लिए लगातार उस पर काम भी करना है। तो ओवरकम करने के लिए यहाँ पर 1-to-1 चर्चा हो रही है। अगर इसमें मैंने पहले और जो कांग्रेस की तरफ से होकर भी बीजेपी की तरफ से काम कर रहा था उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। और दूसरी बात, जो जीतू पटवारी पीसीसी चीफ है, उनका जो जवाब आया था कि नरसिंह घोटाले को लेकर, तो वो सवालों के जवाब में उनका नरसिंह घोटाला आया था कि अगर नरसिंह घोटाले जिस तरह से ऑडियो वायरल हो रहा है वो ऑडियो कहीं से कहीं तक सही नहीं है। इसको लेकर रवि परमार ने भी, जो मेडिकल विभाग के संयोजक है, उन्होंने भी कहा कि वो ऑडियो फर्जी है और विधानसभा सत्र के दौरान पूरी तरह ये मामला विधानसभा में उठाया जाएगा। नरसिंह घोटाला एक बहुत बड़ा घोटाला है जिसमें छात्रों ने छात्रों के परिजनों ने पेट काट कर अपनी जमा पूंजी इकट्ठा की थी, उसको कोचिंग में लगाया, उसको तमाम जगह पे खर्च किया, तो घोटाला हुआ। तो भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। या नरसिंह घोटाले में जिस तरह से छात्रों ने एडमिशन लिया और अपनी पूंजी लगाई है, वहां एडमिशन फीस जमा की है, पैसे जमा किए, तो उस पर कहीं पर जो जिस तरह से नरसिंह घोटाला हुआ है तो उसमें छात्रों और छात्रों के जो परिजन है उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। ये नरसिंह घोटाले का मुद्दा विधानसभा में निश्चित तौर पर उठाया जाएगा। जी बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि इस घोटाले का मामला विधानसभा में उठाया जाए, लेकिन सवाल यहां पर कांग्रेस की हार का है। क्या आपने कई नेताओं से बात की होगी, कई प्रत्याशी, जैसा कि 10-12 प्रत्याशी वहां पर पहुंचे हैं, कुछ प्रत्याशियों से बात आपकी हुई होगी, ये जरूर। सवाल ये है कि क्या उन प्रत्याशियों ने क्या भगदड़ वाली जो बात लोकसभा के दौरान हुई थी कि लगातार कांग्रेस में भगदड़ मची थी और बीजेपी को ज्वाइन कर रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्या इस और किसी प्रत्याशी का ध्यान है या नहीं है? क्या लगता है आपको? देखिए, ये सब सवाल उठाए जा रहे हैं, उठाए भी जाएंगे कि जब लोकसभा चुनाव चला था, लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो नेता थे वो क्यों बीजेपी में शामिल हुए। हालांकि इस सवालों के जवाब जब वो पृथ्वीराज चौहान साहब ने पूछा कि ये क्या फैक्ट फाइंडिंग कमेटी निकल कर गया, उस पर कार्रवाई होगी, तो उन्होंने साफ साफ बताया कि पहले कमेटी की बैठक हो जाए, बैठक होने के बाद जो भी उसमें निकल करके आएगा हम बाहर निकल के आपको बताएंगे। तो निश्चित तौर पर क्या वजह रही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्या वजह रही कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नामांकन वापस ले लिया है चुनाव के दौरान, क्या वजह रही कि कई कार्यकर्ता उसमें चुनाव में शामिल ही नहीं हुए, सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। इन सब वजहों का कारण का पता लगाया जा रहा है और पता लगने के साथ ही इस पर कार्रवाई की भी बात की जा रही है। तो निश्चित तौर पर अभी जब सभी बैठक लगातार 1-to-1 चर्चा हो रही है, 1-to-1 चर्चा होने के बाद जैसे ही प्रत्याशी बाहर आएंगे और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के जो तीनों मेंबर है वो जब बाहर आएंगे तो उनसे हमारी बात होगी। तो जब वो इस सवाल का जवाब देते नजर आएंगे तो हम आपको निश्चित तौर पर पहुंचाएंगे। लेकिन यहाँ पर निश्चित ये जरूर है कि इस पर सवाल उठ रहे हैं और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्यों कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं जब ऐसा बड़ी लोकसभा चुनाव हो रहा था। हालांकि जो चुनाव है उसमें 28 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, 1 सीट मात्र बाकी थी कमलनाथ की। वो जो देखिए खजुराहो में जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे उन्होंने चुनाव लड़ा था। इसके साथ साथ ही जो अन्य इंदौर की बात है तो इंदौर में अक्षय कांति बंग ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। उस पर भी चर्चा होगी कि क्या दबाव, क्या प्रसार रहा है, किन किन कार्यकर्ताओं पर प्रसार रहा है, क्यों वहां पर ज्वाइनिंग हुई, बीजेपी ने किस तरह का दबाव बनाया, या कांग्रेस की स्वेच्छा से या जीतू पटवारी से नाराज होकर, कांग्रेस की रीति नीति से नाराज होकर, या बीजेपी की रीति नीति से या मोदी की रीति नीति से प्रभावित होकर वहां ज्वाइनिंग हुई। इन सब बातों को लेकर अभी चर्चा होनी बाकी है। जी बिल्कुल, और इस पर चर्चा होनी भी चाहिए। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि ईवीएम का जो सवाल यहां पर उठ रहा है पुनः, और कुछ जो हारे हुए प्रत्याशी हैं, कुछ कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि ईवीएम जरूर उसमें कुछ गड़बड़ी की गई थी। तो अगर ईवीएम की बात अगर जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने उठता है तो ये तो अपनी हार का ठीकरा, एक तरह से अपने दोस्त का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने वाली बात होगी। तो वैसे प्रत्याशी अपने आप को क्या एनालाइज किए होंगे, क्या लगता है आपको?
देखिए, अभी तक जितने प्रत्याशी आए तो मैक्सिमम प्रत्याशियों ने यही कहा है कि ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी की गई है, क्योंकि माहौल कांग्रेस का था, कांग्रेस प्रत्याशियों के माहौल में था, प्रत्याशी अच्छा खासा मेहनत भी कर रहे थे, अंतरकलह कोई नहीं थी और वंड की कमी भी कोई नहीं थी, लेकिन ईवीएम में दोष दिया गया। जब सवाल ये उठा कि ईवीएम के कारण क्या अन्य प्रदेशों में इस तरह के ईवीएम के घोटाले नहीं किए गए, तो उन्होंने ये भी जवाब दिया कि हो सकता है यहाँ से ध्यान हटाने के लिए बाकी जगह पे ईवीएम की सेटिंग न की हुई, लेकिन यहाँ पर निश्चित तौर पर ईवीएम की सेटिंग की गई है। फिलहाल देखिए, अभी जो है जांच चल रही है, जो मंथन है वो चल रहा है, 1-to-1 चर्चा चल रही है। 1-to-1 चर्चा के बाद जैसे प्रत्याशी बाहर आएंगे तो हम निश्चित तौर पर जानने की कोशिश करेंगे क्या वजह रही है, क्या निकल कर मंथन में सामने आया है और आगे कांग्रेस इस पर क्या कार्रवाई करेगी। नहीं, ईवीएम की बात अगर जो तमाम प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि नहीं ईवीएम में सेटिंग जरूर हुई है, तो बात अब जो ईमानदार मंथन की होती है उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अगर जो ईवीएम पे ही सारा ठीकरा फोड़ना है, ईवीएम की ही सेटिंग होनी है, तो फिर ये सारे मंथन बेईमान साबित हो जाएंगे। क्योंकि अगर जो एक तरह से कहा जाए कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बीजेपी लगातार ज्वाइन करना लोकसभा चुनाव के दौरान, और आपने भी कवर किया था, आपने भी कवर किया, तमाम लोकसभा चुनाव के कवरेज आपने किए, और उसमें क्या आपको नहीं लगा कि कांग्रेस में अंतरकलह है, कांग्रेस में कहीं फंडिंग की कमी हो, या फिर कांग्रेस में कोई और अन्य कारण रहे हो? आपको नहीं लगा? क्या आपको भी यह लगा कि नहीं, सारा का सारा जो वेव चल रही है वो कांग्रेस के पक्ष में चल रही है, बीजेपी के पक्ष में वेव नहीं चल रही है, इसलिए ईवीएम की सेटिंग जो है यह महत्वपूर्ण हो जाती है कि हार का कारण ईवीएम का सेटिंग है? तो तमाम ये बातें हैं जो इन नेताओं द्वारा लगातार की जा रही हैं। हार गए हैं, हार के कारण नहीं खोजेंगे, आखिर क्यों हारे हैं, कहां दिक्कतें हैं। छिंदवाड़ा की अगर जो बात कर लें तो एक तरह से देखा जा सकता है, वोट प्रतिशत अगर जो वहां का आप देख लें पिछले लोकसभा चुनाव का और उससे पिछले लोकसभा चुनाव का, तो इसमें 2% का अंतर था जब नकुल नाथ जीते थे। हमने चुनाव के दौरान यह विश्लेषण किया था, और उसके बाद स्थिति उस समय अभी ठीक थी, लेकिन इस समय कांग्रेस की छिंदवाड़ा में स्थिति ठीक नहीं थी। इसलिए हमारे विश्लेषणकर्ता महोदयों ने भी यह साफ साफ कहा था कि यह छिंदवाड़ा की सीट नकुल नाथ के हाथ से निकल रही है। तो यह था पूरा विश्लेषण। अब यहां पर अगर जो नकुल नाथ जाकर के ये कहें कि नहीं यहां ईवीएम की सेटिंग हुई थी, तो यह बेमानी सा साबित होता है, क्योंकि वही एक सीट है जहां पर बीजेपी की पूरी निगाहें लगी हुई थी। हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा से पुनः हमारा संपर्क हो गया है। सत्यम शर्मा, हम आपके पास पुनः आना चाहेंगे, और जैसा कि अभी बातचीत हो रही थी ईवीएम की, और ईवीएम पे अगर ठीकरा फोड़ना ही है, पूरी तरह से ठीकरा ईवीएम पे फोड़ देना है, तो ये कमेटी और ये जांच और ये मंथन बेमानी साबित होगा। एक तरह से सीधी सीधी बात कर ले, आपने कवरेज किया था, और यही सवाल मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था कि आपने कवरेज किया था, तो क्या हर सीटों पर कांग्रेस की लहर थी, या अधिकांश सीटों पर कांग्रेस की लहर देखी जा रही थी, जैसा कि अभी लोग बता रहे हैं हारे हुए प्रत्याशी कि नहीं ईवीएम में गड़बड़ी थी? अगर ऐसा नहीं था तो हार के कारण तो खोजने चाहिए ना, और इस तरह के बयान क्यों पत्रकारों के सामने? देवेंद्र जी, देखिए, जब हम कवरेज कर रहे थे निश्चित तौर पर कांग्रेस ने प्रत्याशी बहुत अच्छे उतारे थे और दमदार प्रत्याशी सभी जगह उतारे गए थे लगभग। अभी जब यादवेंद्र सिंह यादव से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो वहां पर पैसा है, पुलिस और प्रशासन का जो आजमाइश की गई, बीजेपी ने कहीं ना कहीं पैसा पुलिस को आजमाइश किया, तो उसके द्वारा उनकी हार हुई है, और जो उनके कांग्रेस के वोटर्स थे उनको भी डराया धमकाया गया है। तो ये चाहे बहाने हो हार के और चाहे सच्चाई हो, इसमें किस तरह के आरोप जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं लगातार, उनका भी मंथन होगा, उनकी भी जांच होगी, क्योंकि ये जो फैक्ट है और ये जो उनकी कमेटी जो उनके वर्जन है, ये सभी वर्जन उनके सामने रखे जाएंगे। जब जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसके सामने 1-to-1 चर्चा के दौरान रखे जाएंगे। वहीं कमलेश्वर पटेल की बात करें तो कमलेश्वर पटेल सिंगरौली से प्रत्याशी थे, और वहां पर क्यों हार हुई है? हालांकि कमलेश्वर पटेल ने कहा कि वहां पर माहौल कांग्रेस का चल रहा था,
लेकिन कांग्रेस का माहौल चलते चलते कैसे बीजेपी का माहौल आ गया, कैसे बीजेपी जीत गई, उन्होंने ईवीएम को दोष दिया। हालांकि कांग्रेस ने भी कहीं भी ये दोष नहीं दे रही कि उनकी कहीं पे कमी थी, लेकिन अभी जब ये चर्चा होगी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की चर्चा हो जाएगी, उसके बाद जब निकलकर सामने आएंगे तो हम बात करेंगे किन किन बातों पर चर्चा हुई, क्या अंदरूनी कलह भी सामने आई थी, क्योंकि कई बार देखा गया कि अंदरूनी कलह कांग्रेस में निकल कर सामने आई है। और एक तरफ कहीं दिग्विजय सिंह नहीं जा रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगने, तो फिर कमलनाथ भी जा रहे हैं, कमलनाथ अपने तक सीमित रहेंगे, कुछ जगहों पर गए। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व भी कितनी बार मध्य प्रदेश में आया ये भी सोचने वाला विषय है। राहुल गांधी कितनी बार आए, प्रियंका गांधी वाड्रा कितनी बार आई, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कितनी बार मध्य प्रदेश में आए, ये भी एक वजह है। वही देखिए बीजेपी के लगातार जो वरिष्ठ नेता थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 8-9 बार यहाँ पर मध्य प्रदेश की धरती पर आए हुए, 2 बार राहुल गांधी या 3 बार राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी वाड्रा भी 1-2 बार आई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 1 बार आए हैं। तो कितने संसदीय क्षेत्रों को इन्होंने कवर किया होगा, ये सवाल उठता है। और ये सवाल उठता है तो सेंट्रल लेवल पर भी उठेगा कि वहां पर किस तरह की उनकी ब्रांडिंग नहीं की गई, क्या जमीन लेवल तक वो अपनी जो नीतियां थी, जो उन्होंने घोषणा संकल्प पत्र या जो उनके योजना पत्र में घोषणा पत्र में वादे थे, वो जमीन स्तर तक नहीं पहुंचे। ये सब बातें बतानी अभी बाकी है और ये मंथन पर निकलकर सामने आएगा। लेकिन साफ तौर पर स्पष्ट है कि जिस तरह से बीजेपी ने धुआंधार प्रचार प्रसार किया मध्य प्रदेश में, उस तरह कांग्रेस ने प्रचार प्रसार नहीं किया है और न ही उनके राष्ट्रीय नेतृत्व का लगातार बीजेपी मध्य प्रदेश की धरती पर आए हैं। हालांकि जहां जहां है वहां भी अच्छी खबर नहीं है, वहां से बिहार का सामना करना पड़ा है। लेकिन जो नेशनल लेवल पर जो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव हुए हैं, तो कांग्रेस ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, 99 सीटें अकेले कांग्रेस ने जीती है, नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, राहुल गांधी को बनाया गया है। तो साफ तौर पर दिख रहा है कि कांग्रेस निश्चित तौर पर उठी है। और हम आपको एक वजह और बता देते हैं, कांग्रेस के आगे बढ़ने की वजह जो अन्य प्रदेशों में हुआ है, मध्य प्रदेश को छोड़ करके, जिस तरह से मध्य प्रदेश में ब्रांडिंग और विधानसभा चुनाव में भी बम्पर जीत हुई, तो मध्य प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव में भी जीती हुई है वो लाडली बहना योजना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति रहा है। वहीं पर देखिए अगर ओवरऑल बात किया जाए तो सोशल मीडिया और जो युवा वर्ग था वो कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज था। युवा वर्ग जो है राहुल गांधी के साथ था। आप सोशल मीडिया का ट्रेंड देखिए, सोशल मीडिया के ट्रेंड में 40% का उछाल राहुल गांधी के पक्ष में था। यही वजह रही है कि राहुल गांधी का जो वोट शेयर था और कांग्रेस का जो वोट शेयर था, जो उनकी प्राथमिकता थी वो बढ़ी है। भले ही कितनी भी मजबूती से बीजेपी ने इसका काउंटर किया। 2014 और 2019 में देखिए इसी तरह सेम ट्रेंड चला था बीजेपी का। तो बीजेपी ने सोशल मीडिया और मीडिया का उपयोग करके कहीं ना कहीं ऐसा ट्रेंड बना दिया था कि बीजेपी के पक्ष में वोटर्स गए थे और ऐसी नीतियां और ऐसे वादे दिखाए गए थे, चाहे रोजगार के हो चाहे किसानों के हो। तो बेसिकली युवा वर्ग जो इस बार का था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से जाके मिला, क्योंकि उसको रोजगार और अन्य तरह के साधन चाहिए थे। बेसिकली रोजगार के लिए वो तड़प रहा था और महंगाई को लेकर के किसान और जो अन्य परिवार संबंध थे वो भी गए। मध्य प्रदेश में लाडली बहना ने इस सबको दबा दिया। लाडली बहना जहां बम्पर वोटिंग विधानसभा के दौरान हुई थी और कई 163 सीटें लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद विश्लेषणों में भी ये बात सामने आई है। बड़े बड़े जो विश्लेषक हैं उनके विश्लेषणों में भी सामने आई है कि आखिर हार के क्या कारण रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस यहां पर मंथन कर रही है, फैक्ट फाइंडिंग कर रही है। अब देखना होगा कि ये फैक्ट फाइंडिंग से क्या कुछ निकल करके सामने आता है। नजर बनाए रखिएगा। सत्यम, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा कि क्या होता है इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से। मंथन जो हो रहा है उनमें, उस मंथन से क्या कुछ मक्खन निकल करके सामने आता है और किस रास्ते पर कांग्रेस आगे चलती है, यानी कि क्या रास्ता खोज पाती है कि जनता के दिल में जगह बना सके और गद्दारों के साथ और भी जो लोग सक्रिय नहीं थे उनके साथ कांग्रेस की कमेटी, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है, वो क्या रुख अपनाती है, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।